हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। किशोरी जी महाराज, कहिए क्या हाल चाल हैं आपके। किशोरी खामोशी से कुछ बगैर बोले बगैर उसे देखता रहा। कमलेशा ने आहिस्ता से कहा, आज स्नान कर लीजिए, भोजन तैयार है, आइए मेरे साथ। किशोरी खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसकी कैफियत अंदर से बहुत अजीब हो रही थी। ये सब कुछ उसे नागवार नहीं लग रहा था। बहरतौर उसने गुसल खाने में गुसल किया और उसके बाद नाश्ता किया। कमलेशा ने आज भी उसके साथ नाश्ता नहीं किया था। फिर नाश्ते से फारग होने के बाद वो बोली, कहिए किशोरी जी महाराज, आपको यहाँ आकर बुरा लगा। रात को कमलेशा, रात को जो कुछ हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। मैंने कहा ना, जहाँ जो कुछ हुआ है उसे अभी समझने की कोशिश ना करें, रफ्ता रफ्ता सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन कमलेशा, ये सब कुछ ये तो भूल जाइए महाराज, किन चक्रों में पड़े हुए हैं। महान शक्ति हासिल करने के लिए इंसान को दुनिया की कुछ बातों से परहेज करना होता है। धर्म, पुण्य, पाप, ये सारी चीजें इंसानों के लिए खौफ की शक्ल में तराशी गई हैं। इनका कोई मकसद, कोई वजूद नहीं होता। बेकार बातों से परहेज कीजिए। जो कुछ आपको मिल रहा है उसे हासिल करने में पूरी पूरी दिलचस्पी का इजहार कीजिए। किशोरी के पास कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। बहरतौर वो दिन भी उसी ने उसी तरह गुजार दिया और फिर रात को उसी कमरे में पहुंचा दिया गया। वो परेशान भी था कि गहरी सोचों में भी था और अंदर से उसका दिल कुछ मांग भी रहा था और उसके दिल की मांग पूरी हो गई। लेकिन आज उस दरवाजे से जो लड़की बाहर निकली वो पहले वाली लड़की ना थी। ये एक दराज कामत और किसी कदर संजीदा चेहरे वाली लड़की थी। लेकिन उसने अपने सर पर एक अजीब सा ताज पहना हुआ था और उसके सर के बाल इतने लंबे थे कि टखनों से थोड़े ही ऊंचे नजर आ रहे थे। किशोरी फैसला ना कर पाया कि इन दोनों में से कौन सी लड़की खूबसूरत थी। उसके बाद के मामूलात पहले दिन से मुख्तलिफ ना रहे, लेकिन आज की शब किशोरी की पूरी पूरी दिलचस्पियों से मामूर थी। और आज की शब वो नशे में नहीं रहा था, बल्कि उसने पूरी तरह होशो हवास में रहकर उस लड़की के साथ वक्त गुजारा था। और फिर यूं हुआ कि तकरीबन 7 दिन गुजर गए और उन 7 दिनों में उसके पास 7 नई नई लड़कियां आती थीं जो हुस्नो जमाल में बेमिसाल थीं। उसके बाद ये सिलसिला एकदम खत्म हो गया। उस रात जब किशोरी मामूर के मुताबिक इंतजार कर रहा था, उस दरवाजे से कमलेशा बरामद हुई और कमलेशा को देखकर किशोरी चौंक पड़ा। कमलेशा के होंठों पर वही शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी। उसने हंसते हुए कहा, आज आपको नए जहानों की सैर कराई जाएगी महाराज, आइए। वो किशोरी का हाथ पकड़कर उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई जिसे किशोरी ने एक अलमारी की शक्ल में देखा था। लेकिन इस वक्त ये अलमारी नहीं थी। दूसरी जानब तेज रोशनी हो रही थी और सीढ़ियां नीचे की जानब जाती हुई महसूस हुई। फिर काफी फासला तय करने के बाद किशोरी ने एक और रोशनी देखी जो एक अजीबोगरीब गार में हो रही थी और उस गार में तरह तरह की मूर्तियां मौजूद थी, इंतहाई बद शक्ल और बेहानक मूर्तियां। कमलेशा ने यहाँ आकर उसे संजीदगी से बताया कि उसे इन मूर्तियों के सामने जाप करना होगा और इसके सिवा और कोई कोशिश उसकी मौत के मुतरादिफ हो सकती है। उसने किशोरी को जाप बताए और कहा कि 13 दिन तक उसे ये जाप करना होंगे और अब 14वें दिन ही वो इसके पास आएगी। इस तरह किशोरी को इस गैर का कैदी बना दिया गया। जो जाप कमलेशा ने उसे बताए थे वो उसके इल्म में थे और किशोरी इन जापों को बाआसानी करना चाहता था। जो तरीका उसे बताया गया उसके तहत उसको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और हैरत अंगेज बात यह थी कि दिन और रात के गुजरने का उसे कोई एहसास ना हुआ, यहाँ तक कि 13वां दिन मुकम्मल हो गया। उन 13 दिनों में किशोरी ने पानी का एक कतरा या खुराक का एक भी जर्रा तक ना चखा था। लेकिन उसे किसी शय की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। उसे अपने अंदर एक अनोखी कुव्वत महसूस हो रही थी। और फिर उसे उस रात कमलेशा दोबारा उसके पास आई। उसने किशोरी को देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।
फिर उसने दो जानू बैठकर उसके सामने हाथ जोड़े और अपना सर जमीन से टिकाकर किशोरी पर अजीब सी कैफियत का इजहार हो रहा था। किशोरी ने सर उठाकर आहिस्ता से कहा, किशोरी जी महाराज, मेरा काम पूरा हो गया, अब आपको वापस रानी पार्वती के पास जाना है। किशोरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी के साथ उन्हीं रास्तों को अबूर करता हुआ बाहर निकल आया था। ये जॉब मुकम्मल करने के बाद किशोरी खुद भी उसमें बेपनाह तब्दीलियां महसूस कर रहा था। उसे ये एहसास अजीब अजीब लग रहा था। यूं महसूस हो रहा था कि ये सारी दुनिया उसके लिए अनोखी हो ना हो। उसे अपने माता पिता याद थे, ना बहन भाई कोई याद ना आ रहा था। उसे बस उसके अंदर एक अनोखी शाह प्यारी थी। उसे अपने सामने नजर आने वाले तमाम लोग छोटे लग रहे थे और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो उन सब से बहुत बड़ा हो। कोई चीज उसे कुदरत से बाहर महसूस नहीं होती थी। कमलीशा को भी नाल आ रहा था, जबकि कमलीशा उसका बेहद एहतराम कर रही थी। उसने किशोरी के साथ अजीबोगरीब रस्में पूरी की और उसके बाद उससे कहा, महाराज अब आप जा सकते हैं, पार्वती आपका बेचैनी से इंतजार कर रही हैं। किशोरी वहां से चल पड़ा। बहुत अरसे के बाद वो यहाँ से वापस जा रहा था। तांगे अड्डे पर पहुंचा तो एक तांगे वाले को उसने उंगली से इशारा किया और तांगे वाला उसके करीब पहुंच गया। किशोरी उसमें सवार हो गया। तांगे वाले को कुछ बताने की जरूरत पेश नहीं आई। उसने सफर शुरू कर दिया और जब वो रामकोट के अड्डे पर पहुंचा तो किशोरी नीचे उतर गया। ना तांगे वाले ने उससे कुछ मांगा, ना तांगे वाले को कुछ दिया। फिर उसका रुख रेलवे स्टेशन की जानब हो गया। ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या करना है। ट्रेन आई और वो ट्रेन में सवार हो गया। ना किसी का डर, ना खौफ, ना फिक्र और ना कोई परेशानी। बस रानी पार्वती उसके जहन में थी जो उसका इंतजार कर रही थी। उधर किशोरी अपनी मंजिल की जानब रवाना हो गया और उधर रानी पार्वती का आज का दिन बहुत ही अजीबोगरीब गुजरा था। इत्तफाक से नूल शर्मा उस दिन हवेली में ही मौजूद था। किशोरी के मसले में उसने आज तक रानी पार्वती से कोई बात नहीं की और ये नहीं बताया था कि रामपुर में क्या वाकया पेश आया। ना ही रानी पार्वती ने कभी किशोरी का तज़किरा किया। लेकिन आज रानी पार्वती बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने कुछ ऐसे इंतजामात किए थे कि नूल शर्मा को हैरत होने लगी। उसने रानी पार्वती से सवाल कर ही डाला, क्या बात है रानी जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आज आपका जन्मदिन हो। आज पार्वती के होंठों पर खिलाफे तवक्का मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, वाह महाराज, क्या बात कही आपने। हाँ, यही समझ लें कि आज मेरा जन्मदिन है, पर हमें तो मालूम ही ना हो सका कि आपने किस दिन जन्म लिया। हाँ, ये सच है, हमें आपके बारे में कुछ नहीं मालूम। अपने बारे में बस इतना मालूम है कि जीवन में हमने एक दोष किया था और हमारे गले एक ऐसा अटका कि उसके बाद हम किसी के काबिल ही ना रहे। पार्वती फिर हंस पड़ी थी और मुस्कुराती निगाहों से नूल शर्मा को देख रही थी। फिर उसने कहा, शर्मा जी, आपको आज तक इस दिन पर अफसोस है। शुरू में तो नहीं था, ये सोचा था कि आप हमारी मजबूरियां, जीवन हमारे साथी हैं, लेकिन बाद में यह ख्याल मन से निकाल दिया कि हमारे जीवन से आपका कोई ताल्लुक है, तो भूल आपकी है, इसमें किसी और का क्या दोष। ठीक कहती हैं, नूल शर्मा ने आहिस्ता से कहा। फिर चौंक कर बोला, लेकिन है क्या किस्सा, आज क्या चक्कर है, देखना चाहते हैं आप? अगर आप दिखाना चाहें तो, नूल शर्मा ने कहा, तो फिर इंतजार कीजिए, सूरज छुप जाए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज हम क्यों खुश हैं। पार्वती ने कहा और नूल शर्मा ने शाने उचकाकर खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़ी देर के बाद वो वहां से चला गया। फिर शाम हुई तो वह दोबारा रानी पार्वती के पास पहुंच गया। पार्वती ने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहना, बुलंदो बाला कद्दो कामत की मालक थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि महल या हवेली में हर एक की आंख का तारा। नूल शर्मा को सबसे ज्यादा अफसोस इसी बात पर था कि रानी पार्वती सिर्फ उसके हक में खराब थी, बाकी सब लोगों के लिए वह बहुत अच्छी मालिक साबित होती थी। नूल शर्मा ने उसे देखा तो दिल पर हाथ रखकर रह गया। पार्वती तो आज फिर उसी तरह हसीन नजर आ रही थी जिस हुस्न को देखकर नूल शर्मा दीवाना हो गया था और उसने सब कुछ भूलकर रानी पार्वती से शादी कर ली थी। हालांकि उसका ताल्लुक अछूत खानदान से था और ये बात नूल शर्मा अच्छी तरह जानता था। उसके लिए नूल शर्मा ने जो कुछ किया था वो बहुत ही गलत था, लेकिन बहरतौर अपने मन की मुराद पाने के लिए उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। रानी पार्वती ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और बोली,
आइए आपको बताएं कि आज हम खुश क्यों हैं। नूल शर्मा उसके साथ बाहर निकल आया। पार्वती का रुख उसी जानब था जहां वो मनहूस इमारत थी जो हवेली का सबसे बड़ा हिस्सा कहलाती थी। इस तरफ हाँ, क्यों भूत नजर आ रहे हैं वहां तुम्हें? नहीं, भूत तो नजर नहीं आ रहे, मगर खैर छोड़ो, बुरा मान जाओगी। आज खुश हो, हम तुम्हारी खुशी खराब नहीं करना चाहते। रानी फिर हंस पड़ी। नूल शर्मा को सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर थी कि आज रानी का मूड इस कदर खुशगवार क्यों है। बहुत ही कम ऐसा होता था जब वो किसी बात पर मुस्कुराती हो। नूल शर्मा से हमेशा ही उसका मुंह चढ़ा ही रहता था। बहरतौर दोनों वहां पहुंच गए और थोड़ी देर के बाद रानी पार्वती उस जगह पहुंच गई जहां इमारत का एक बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा था। जहां एक तरफ चबूतरा सा बना हुआ था जो गोल दायरे की शक्ल में था। बाकी जगह खाली थी। वो जगह यहाँ से कुछ और फासले पर थी जहां वो रीछ बंद रहता था। पार्वती ने उस चबूतरे की तरफ इशारा किया और कहा, इस जगह के बारे में जानते हो महाराज? कभी जानते थे, अब कुछ नहीं जानते। नूल शर्मा ने ठंडी सांस लेकर कहा, ये चमक सिंहासन है, आइए आपको इसकी सैर कराएं। पार्वती ने कहा और नूल शर्मा का हाथ पकड़कर उस चबूतरे की जानब बढ़ गई। नूल शर्मा खामोशी से उसके साथ चल पड़ा था। रानी उसे लेकर चबूतरे पर पहुंच गई और फिर उसे चबूतरे के बीचों बीच खड़ा कर दिया। उस चबूतरे पर खड़े होकर आप बड़े चमत्कार देखेंगे महाराज। एक जमाना वो था जब आपने इमारत के शीशे को बहुत बड़ी जगह बना दिया था, लेकिन अब देखिए मैंने इसे क्या बना दिया है। नूल शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी पार्वती आहिस्ता आहिस्ता चबूतरे से नीचे उतर आई। उसने नूल शर्मा वहीं खड़ा रह गया था। वो देखना चाहता था कि रानी उसे क्या दिखा रही है। फिर उसने दरवाजे से किसी को अंदर दाखिल होते हुए देखा और जब उसकी निगाहों के जाविये दुरुस्त हुए तो वो चौंक पड़ा। ये किशोरी था जो अंदर चला आ रहा था। रानी को एक गोशे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। नूर शर्मा को बहुत सी बातें याद आ गईं। किशोरी का फरार हो जाना और उसके बाद उसका गुम हो जाना। बाद में वो हवेली में भी नजर नहीं आया था। नूर शर्मा सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। रानी पार्वती के करीब आकर किशोरी रुक गया। आओ किशोरी, तो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। किशोरी ने खामोश निगाहों से रानी पार्वती और फिर नूर शर्मा को देखा। रानी पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो कैसा लग रहा है ये नया जीवन? मैं इस जीवन को नया जीवन तो नहीं कह सकता रानी जी। आप क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि अभी तुमने इस जीवन को परखा ही कहाँ है। मैं तुम्हारे इस जीवन को मुकम्मल करने में आखिरी काम अंजाम दे रही हूँ किशोरी, और इसके बाद जो वादा मैंने तुमसे किया था वो पूरा हो रहा है। कैसा वादा? किशोरी ने सवाल किया। मैंने तुमसे कहा ना किशोरी कि मेरी बात मानो और उसके नतीजे में संसार तुम्हारे चरणों में होगा। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे पास होगा। लो देख लो कि वह सब अब तुम्हारे चरणों में आन पड़ा है। किशोरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश निगाहों से रानी पार्वती को देख रहा था। तब रानी पार्वती ने कहा, चलो किशोरी, आखिरी काम कर लो। ये नूर शर्मा जी हैं, संसार के सबसे बेकार और सबसे नाकारा आदमी। मैं समझती हूँ इनका इस शरीर में रहना जरूरी नहीं है। इनका शरीर तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है? किशोरी कैसा रहेगा? किशोरी ने कोई जवाब नहीं दिया और रानी पार्वती उसका हाथ पकड़कर उसे भी उस चबूतरे पर ले आई। नूर शर्मा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने रानी पार्वती के अल्फाज पर गौर किया और उसके बदन में चिंगारियां सी भर गईं, उसने आहिस्ता से कहा, पार्वती तुम क्या करना चाहती हो? जो कुछ मैं करना चाहती हूँ वो अभी आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा महाराज, रानी पार्वती ने कहा। नूर शर्मा ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। तुम्हारी इस मुसीबत से तुम्हें निजात दिला दी जाएगी। बेकार जीवन गुजार रहे थे मेरे साथ, तुम वो नहीं हो सकते थे नूर शर्मा जो मैंने तुम्हें बनाना चाहा था। चुनाचा तुम्हारी जगह मुझे किसी और आदमी को तलाश करना पड़ा और उसके लिए मैंने किशोरी से अच्छा आदमी और कोई नहीं पाया। चुनाचा अब ये होगा कि किशोरी तुम्हारी जगह ले लेगा। वो मेरा पति हो गया और मैं उसकी पत्नी। क्या समझे तुम? रानी पार्वती ने कहका लगाया और उसके बाद रानी पार्वती ने कहा, किशोरी महाराज, तुमको कुछ जाप बताए गए थे कमलीशा कुमारी ने, याद हैं? कौन से जाप? किशोरी ने कहा और रानी पार्वती उसे जाप याद दिलाने लगी। किशोरी ने गर्दन हिला दी। हाँ मुझे याद है। तो फिर नूर शर्मा जी की आंखों में आंखें डालो और ये जाप पढ़ो। किशोरी ने ऐसा ही किया। नूर शर्मा खुद उसकी ही जानब देख रहा था और वह फिर
वो किशोरी की निगाहों से निगाहें ना हटा सका। किशोरी की आंखों से रोशनी की 2 लकीरें निकली और नूर शर्मा की आंखों में प्यूसत हो गईं। फिर हुआ यूं कि किशोरी का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता धुआं धुआं सा होने लगा और वह तेज रोशनी जो आंखों के जरिए नूर शर्मा की आंखों में दाखिल हो रही थी, इतनी तेज हो गई कि उस पर निगाहें जमाना मुश्किल हो गया। 2 सीधी लकीरें नूर शर्मा की आंखों के रास्ते उसके वजूद में उतर रही थी और चंद लम्हात के बाद किशोरी का वजूद एक साए की मानद रह गया और नूर शर्मा उसका जिस्म फिर से मुतहरक हो गया था। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा हैरत अंगेज था। किशोरी के जिस्म का साया जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके मुंह से आवाजें उबर रही थी, ये क्या किया तूने पापन, ये क्या किया तूने? मेरा शरीर उसे दे दिया और इसका शरीर मुझे। आह, मैं तो एक साया रह गया हूँ। किशोरी के साए नुमा बदन से आवाज निकल रही थी और रानी पार्वती के कहके गूंज रहे थे, तुम तो पहले भी एक साए की मानद थे नूर शर्मा, मेरे किस काम के थे? अब कम से कम तुम्हारा शरीर मेरे काम तो आएगा। किशोरी अब किशोरी नहीं, नूर शर्मा है और तुम सिर्फ एक साया। मैं तुम्हें साए की तरह नहीं रहने दूंगी। ये साया बेचारा कहां कहां भटकता फिरेगा। रानी पार्वती ने दोनों हाथों से ताली बजाई और वही 3 आदमी जो उस पुर इसरार इमारत में उसके गुलामों की हैसियत से रहते थे अंदर दाखिल हो गए। लेकिन उनके साथ जो कुछ था उसे देखकर नूर शर्मा और किशोरी हैरान रह गए। ये वही रीछ था जो कटहरे में बंद एक बार किशोरी ने देखा था। रीछ को उस चबूतरे पर पहुंचा दिया गया और थोड़ी देर के बाद नूर शर्मा का पुर इसरार वजूद रीछ के जिस्म में दाखिल हो गया। नूर शर्मा को बेपनाह बेबसी का एहसास हो रहा था। रीछ के खौफनाक बदन में कैद होकर वो अपने आप को अजियत का तसीन शिकार महसूस कर रहा था। उसकी रूह तड़प रही थी, लेकिन बहर तो रब उसका जिस्म एक रीछ का जिस्म था। रानी पार्वती ने अपने 3 आदमियों को इशारा किया और वो रीछ को घसीटते हुए ले गए। नूर शर्मा चीख रहा था, चिंगार रहा था, लेकिन अब उसके पास जुबान नहीं थी। अलबत्ता रीछ की दहशतनाक चीखें सबको सुनाई दे रही थी। 3 आदमी रीछ को घसीटते हुए उसी कटहरे में ले गए और उसे वहां बंद कर दिया गया। उधर किशोरी नूर शर्मा के रूप में हैरान परेशान खड़ा हुआ था। रानी पार्वती ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे सिंहासन से नीचे उतारते हुए बोली, आ जाओ किशोरी, तुमने मुझसे अपना वादा निभाया तो मैंने भी अपना वादा पूरा कर दिया। आज तुम इस तमाम हवेली के मालिक हो, तमाम तर कारोबार के मालिक, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन तुम किशोरी नहीं, भूल जाना इस नाम को। अब तुम नूर शर्मा हो, नूर शर्मा। किशोरी खामोशी से रानी पार्वती को देखता रहा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मगर रानी जी, ये वादा पूरा करने के लिए ही होते हैं नूर शर्मा जी। अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओगे। हम लोग एक नए संसार की दाग बेल डालेंगे। तुम सब कुछ समझ चुके हो। कमलेशन ने तुम्हें बता दिया है कि मेरा मकसद क्या है, मेरा मसलक क्या है। हम इसके तहत काम करेंगे और तुम देखोगे कि यह संसार तुम्हारे चरणों में कैसे आ पड़ता है। किशोरी या नूर शर्मा ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और फिर आहिस्ता से बोला, इस लिहाज से तो मैं तुम्हारा पति भी हो गया रानी पार्वती। हाँ, मेरे पति तो तुम बहुत पहले से हो चुके हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, किशोरी ने गर्दन हिलाते हुए कहा और रानी पार्वती मुस्कुराई। तुम एक बात का यकीन कर लो किशोरी महाराज कि अगर तुम कंवारे ना होते तो तुम्हें ये सब कुछ कभी ना मिलता। और तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि तुम मन के सच्चे थे और इसीलिए मेरे मन को भाग गए। मगर कमलेशा के साथ रहकर मैं, किशोरी ने आहिस्ता से कहा और रानी पार्वती फिर मुस्कुराई। पगले हो तुम, बिल्कुल ही पगले। तुम क्या समझते हो कि जो काम मैंने इतनी मेहनत से किया उसे इस तरह जाया होने देती? इन तमाम रातों में जो लड़कियां तुम्हारे सामने आई वो मेरे अलावा और कोई ना था। किशोरी महाराज, मेरे अलावा और कोई भी नहीं था, समझे तुम। और अब तुम मेरे पति हो। संसार के सारे रिश्ते तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा ये शरीर मेरा अपना है और तुम्हारी रूह मेरी अपनी, क्या समझे। लेकिन जो कुछ हमने हासिल किया है उसे ना भूलना। इस संसार से बहुत से काम लेने हैं। जो कुछ करना है वो बड़ी एहतियात से करना होगा, क्या समझे किशोरी जी महाराज। मैं तुम्हारे साथ हूँ। किशोरी ने नूर शर्मा की हैसियत से रानी पार्वती का हाथ पकड़ते हुए कहा और वह मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई।
थोड़ी देर के बाद वो इस रीछ के कटहरे के सामने पहुंच गए, जो अब भी वैसे से चिंगारता रहा था। उन दोनों को देखकर वो सलाखों से सर टकराने लगा और जख्मी हो गया। कशोरी के दिल में एक और ख्याल आया, क्या इससे पहले रीछ के वजूद में जो कुछ था वो भी इसी हैसियत का हमल था। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी वो रानी पार्वती से नहीं ले सकता था। रानी पार्वती कहके लगाती रही और उसके बाद वो उस पुरइसरार इमारत से बाहर निकल आए। रानी पार्वती तो बड़े एहतमाम से कशोरी को अंदर ले गई और देखने वाले किसी कदर हैरान रह गए। पहली बार उन्होंने रानी पार्वती और नूल शर्मा को इस मोहब्बत और यंगाकत से एक साथ आगे बढ़ते हुए देखा था। तो ये थी वकार मियां कशोरी की कहानी, जो मुझे मेरे मददगारों ने सुनाई। उनके बारे में तो जानते ही हो। दरअसल अब मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल है कि मैं पुराने दौर की खोजियों की तरह कदमों के निशानात देखता हुआ किसी शख्स की राह पर लग जाऊं और उसके बाद ये पता चला लूं कि गुमशुदा शख्सियत या गुमशुदा अशिया कहाँ है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इंसान थोड़ी सी जहानत से काम ले, तुमने उन खोजियों के बारे में सुना तो होगा जो जमाना कदीम के जासूस थे, बिल्कुल जाहिर गंवार, और ऐसे कि जिन्हें अपने हाथ से दस्तखत करने तक ना आते हों, जिन्हें ये ना मालूम हो कि किसी दस्तावेज पर अंगूठा सीधे हाथ से लगाया जाता है या उल्टे हाथ का। लेकिन ऐसे माहिर फन कि एक कपड़ा उनके सामने डाल दो, उसे सूंघेंगे और बिल आखिर उस आदमी को ला खड़ा कर देंगे जिसने जिंदगी में एक बार भी कभी ये कपड़ा पहना हो। ये दास्तान गोई नहीं, हकीकत है। पहले ज्यादा कदीम बात भी नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसे बेशुमार खोजी मौजूद थे और उन्हें बड़ी कद्र मंजिल की निगाहों से देखा जाता था। खलीजी तौर से गांव बस्तियों में उनकी बहुताब होती थी। बाद जगह उनके खानदान के खानदान नस्ल दर नस्ल चलते थे और यही उनका काम होता था। उन खोजियों के जरिए पुलिस वाले भी बड़े बड़े काम निकाल लिया करते थे और क्या मजाल कि उनकी निशानदही गलत साबित हो जाए। रानी पार्वती का एक मसलक था, एक शैतानी मसलक, और उस शैतानी मसलक के लिए उसे अपना कोई दस्ते रास्त दरकार था। और बेचारा कशोरी भगोती प्रसाद का बेटा, जो अब कशोरी की बजाय नूल शर्मा बन चुका था, पूरी तरह रानी पार्वती के शिकंजे में कसा हुआ था। अब उन दोनों ने अपने मसलक के लिए क्या किया ये तो तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। कांति है, भीष्मा है, सुधा है, और ये सब कहाँ गई? जाहिर है उन तमाम वाकयात की खोज मुझे लगाना जरूरी थी। चुनाचा मैंने अपने खोजी कांति की तलाश में रवाना कर दिए। भगोती प्रसाद का दूसरा बेटा कांति कशोरी से जरा मुख्तलिफ तबीयत का मालिक था। वो अपने बड़े भाई की तरह नरम मजाज ना था, बल्कि उसकी तबीयत खुरदरी थी और वो गर्म मजाज का मालिक था। ऐशो इशरत की जिंदगी के बाद ये जिंदगी उसे एक आंख ना भाती थी। यारों दोस्तों में घिरा रहता तो हजारों खर्च करता था और अपने आप को रईस आदमी कहलवाना पसंद करता था। लेकिन जूं जूं हालात बिगड़ते गए, वो घर में सन्नाटा फैला और उसका मजाज भी बिगड़ता गया। बदतमीज नहीं था कि माता पिता से कुछ कहता, लेकिन दिल ही दिल में जलता रहता था। अलबत्ता जब उसके अखराजात बढ़ने लगे तो उसने माँ से पैसे मांगने शुरू कर दिए। बेचारी भगोती प्रसाद की बीवी ने बेटे को रो रो कर बताया कि अब तो उनके पास कुछ नहीं रहा, तो कांति का मुंह बन गया। बहुत अरसे तक वो कुछ ना बोला, लेकिन उसका जहन भटकता रहा था। माँ बाप की गलतियों का खमियाजा औलाद क्यों भुगते? माता पिता बहुत अरसे तक ऐशो इशरत का जीवन बताते रहे थे। जब हमारी बारी आई तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। खजाने का रवायती तज़किरा उसने भी सुन रखा था, लेकिन कभी संजीदगी से उसके बारे में गौर नहीं किया था। बहरतौर इसी तरह वक्त गुजरता रहा। कांति अपनी आंखों से घर के हालात देखता रहा और वाकई उसे इस संगीनी का एहसास हुआ कि अब घर में कुछ नहीं, मगर अब होगा क्या? उसने दिल ही दिल में सोचा। बहन भाइयों से तो इस सिलसिले में कई बार बातचीत हो चुकी थी। माँ बाप के मुंह आने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन तंग दस्ती मजाज में चिड़चिड़ापन पैदा किए दे रही थी और रफ्ता रफ्ता वो बदमजाज होने लगा था। ज्यादातर घर से बाहर रहता, लेकिन अब करता भी क्या? दोस्त जो उसके इर्द गिर्द चकराते रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता करके कन्नी कतराने लगे। और उसके बाद उसे इस बात का भी अफसोस था कि ये मतलबी दोस्त कितने बुरे निकले। उन्होंने तो एक लम्हे भी उसका साथ ना दिया। जब तक उसकी जेबों में नोटों के अंबार रहे, सारे के सारे उस पर जान निशावर करने को तैयार रहते, लेकिन दौलत के जाते ही वो लोग भी दौलत के साथ साथ ही रुखसत हो गए।
कांति को अब उसके दोस्त ज्यादा मुंह नहीं लगाते थे, बल्कि अगर कोई गुफ्तगू भी होती तो सवाई उसका मजाक उड़ाने के और न कुछ कर पाते थे। इन हालात में कांति और ज्यादा बदमजाज हो गया। घर में भी वो आता तो खामोशी से अपनी चारपाई पर जाकर पड़ जाता। उसे इन तमाम बातों का बेहद दुख था। फिर यूं हुआ कि किशोरी धन दौलत की तलाश में घर से निकला और उसके बाद न जाने कहां गुम हो गया। महीनों इंतजार किया जाता रहा और जब महीने साल में तब्दील हुए तो घर वाले किशोरी के लिए रोने पीटने लगे। फिर कांति ने सोचा कि बाहर की दुनिया देखूं, धन दौलत कमाऊं और ये दौलत कमा कर अपने माता पिता को दूं। अपनी बहनों की शादी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे डाके ही क्यों ना मारना पड़े। अपनी खुरदरी फितरत की वजह से उसके जहन में यह बात आई और किस उस तरह से उसने उस पर पूरी तरह गौर करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन माँ के सामने उसकी जुबान खुल गई। घर की गाड़ी इस तरह कब तक चलेगी माता? उसने सवाल किया और भगवती प्रसाद की बीवी चौंक कर उसे देखने लगी। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, जानती हो और खामोश हो माँ। भगवती प्रसाद की बीवी ने ताज्जुब भरे लहजे में पूछा। मैंने कहा है कि सब कुछ जानती हो और उसके बावजूद खामोशी से वक्त गुजार रही हो। मैं क्या करूं बेटा? कितनी आसान सी बात है ये कह देना कि दुनिया में क्या करूं बेटा। तो कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ माँ कि अब मुझसे घर के ये हालात बर्दाश्त नहीं होते। तो किससे बर्दाश्त हो रहे हैं पगले? कौन चाहता है कि इस तरह जीवन बताए? अब लोगों को किसी बात की चिंता ही नहीं है माँ। हाँ, ये बात तू सोच सकता है कि हमें किसी बात की चिंता ही नहीं। तू और क्या सोचूं? सोचने के अलावा मेरे पास रह क्या गया है? तू अजीब उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा है कांति, तेरा मतलब क्या है? सिर्फ एक ही मतलब माता जी। बड़े भैया ने सोचा कि अब इस गंगाल घराने में उन्हें क्या मिलेगा, चुनाचा वो उससे किनारा कशी इख्तियार कर गए। लेकिन मैं आज भी इस घराने में मोहब्बत और अलबत्ता पर यह जरूर सोचता हूँ कि आखिर इस घर का पेट भरने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। किशोरी के बारे में ऐसी बात मत कह कांति, किशोरी ऐसी नहीं है। मैं ऐसा हूँ नहीं रे, मैं तो तुझे भी नहीं कह रही। कान खोल कर सुन लो माँ कि भैया का इस तरह चले जाना मुझे नापसंद है। पिताजी तो मुंह में घिनियां डाले बैठे हुए हैं, गौर ही नहीं करते किसी बात पर। मैं कहता हूँ कि आखिर किशोरी का कुछ पता तो चलना चाहिए कि आखिर वो है कहाँ। तुम भी उसके लिए इतना ही परेशान है पगले, आखिर कैसे पता लगाएं उसका? कोई कोशिश की गई उसका पता लगाने की? कौन कोशिश करता? तेरे पिता की जो हालत है वो तू देख ही चुका है। बहनें जा नहीं सकती, एक तू ही है जिसको ये काम सौंपा जा सकता है, मगर मुझे तो आज तक ये काम सौंपा नहीं गया। किस मुंह से कहते तुझसे और क्या कहते? आखिर हमें पता तो चलता कि वो कहाँ है। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत दो माता जी, मैं 2 काम के वास्ते निकल रहा हूँ, बड़े भैया की तलाश और धन दौलत कमाने। क्या समझे? अरे नहीं, तू भी चला जाएगा तो फिर इस घर में कौन रह जाएगा? इस घर में रहता भी कौन है माता जी, जिसकी वजह से मैं यहाँ रहूं? लगता है तेरा मन यहाँ से उकता गया। हाँ, मेरा मन यहाँ से बुरी तरह उकता गया है। इस क्लास घराने की बेबसी मुझसे नहीं देखी जाती। सुनो माता जी, इस घराने का पेट भरने के लिए जो कुछ भी हो सका वो करूंगा और साथ साथ ही किशोरी भैया की तलाश भी मेरा फर्ज है। लेकिन अब तुम ये समझ लेना कि मैं तुम में से नहीं हूँ। क्या बक रहा है पागल? जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। मैं सिर्फ तुमसे ये बात कह सकता हूँ पिताजी के सामने तो कभी जुबान नहीं खोलना, क्योंकि अगर उसके सामने जुबान खुली तो बहुत सी बड़ी बातें सामने आ जाएंगी। अरे तू तो लड़ने पर तैयार बैठा है। हाँ, मैं आज सारे संसार से लड़ना चाहता हूँ। आखिर ये कोई तुक है? कल तक हमारे पास दौलत ही दौलत थी, हर तरह के लोग इज्जत और एहतराम करते थे और आज सब हमें देखकर मुस्कुरा देते हैं। नहीं माता जी, अब मैं ये मुस्कुराहटें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुस्कुराने वाले का मुंह तोड़कर उसके दांत पेट में गिरा दिए तो कल ही तुम लोग कहोगे कि मैंने जुर्म किया था। मैं ये जुर्म नहीं करना चाहता माता जी। जुर्म ही अगर करना है तो फिर दौलत के हसूल के लिए क्यों ना किया जाए। मैं कल सुबह घर से निकल जाऊंगा। जाएगा कहाँ रे? माँ ने परेशानी से पूछा। जहाँ भी चाहेगा जाऊंगा, बस यूं समझ ले कि मेरे 2 ही काम होंगे, किशोरी भैया की तलाश और दौलत कमाना, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देख रे, हमारे खानदान की एक इज्जत बनी रही हमेशा से, तू इस इज्जत का मान मत तोड़ देना कांति। इज्जत
वो इज्जत भी अब नहीं है। अब लोग हमें मुफलस और कलाश समझते हैं और मैं इस इज्जत को दोबारा कायम करने का ख्वाहिशमंद हूँ माता जी। और अगर फिर ये ना हो सका तो फिर किशोरी भैया की तरह मुझे भी भूल जाना। कैसी फजूल बातें कर रहा है, तेरी बहनों का क्या होगा? मुझे तुमसे ज्यादा परवाह है, इसलिए तुम लोगों ने उनकी परवाह नहीं की। आखिर हमने क्या किया है? जो कुछ हुआ है तेरी निगाहों के सामने है। वो खजाना कहाँ गया जो दादाजी और परदादा जी हमारे लिए छोड़ कर गए थे? भगवान ही जाने, हमें तो कुछ भी नहीं पता। और इस घड़ी घर की तकदीर का मालिक एक शख्स बनकर बैठ गया जिसका नाम है भगोती प्रसाद। वो किसी को कुछ नहीं बताता और ना ही बताना चाहता है, और मैं इससे कुछ पूछना भी नहीं चाहता। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ, वो ये है कि मुझे इस सिलसिले में कुछ ना कुछ जरूर करना है। समझ लिया माँ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। कांति वहां से चला गया और भगोती प्रसाद की बीवी खामोशी से दरवाजे को तकती रही। उसने ये तमाम हालात भगोती प्रसाद को बताए और भगोती प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या कर सकता हूँ, तू मुझे बता। मैं कर भी क्या सकता हूँ, कैसे रोकूं उसे? ठीक है, जाने दे, मगर किशोरी, भगवान जाने कौन सच कहता है कौन झूठ। कुछ लोगों का कहना है कि किशोरी इस दुनिया में सब कुछ हासिल ना कर सका जो इस दुनिया में उसे हासिल करने की जरूरत थी, और इस तरह उसने घर से मुंह छुपा लिया। तो उस पापी को तो आना चाहिए था। हाँ, आना चाहिए था, नहीं आया। जब बेटे जवान हो जाते हैं तो माँ बाप के बस से बाहर हो जाती हैं, क्या समझे? कांति चला गया तो क्या है, घर में 2 बेटियां और हैं, किसी दिन वो भी चले जाएंगी। भगवान के लिए ऐसा ना कहो। मेरा जी तो नहीं चाहता कि ऐसा कहने को, पर किया क्या जा सकता है? तू खुद भी बता, क्या किया जा सकता है? क्या है हमारे पास कि क्या कहकर हम अपनी औलादों को रोकें? मगर सुनिए तो सही, सुधा और सुषमा का मामला भी है। भाई का घर में मौजूद होना जरूरी है। आप ही समझाइए, खाली खोली समझाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो दौलत चाहता है और मेरे पास उसे देने को कुछ भी नहीं है, तो उसे जाने दे, चिंता मत कर। भगवान जो कुछ करेगा बेहतर ही करेगा, भगोती प्रसाद ने कहा, और उसकी धर्मपत्नी खामोश हो गई। और फिर दूसरे दिन किशोरी सुबह ही सुबह घर से निकल गया था। बहुत से दोस्त और शनासा थे, लेकिन इन शनासाओं ने जो सबूत दिया था वो काबिल नफरत था। उसके दिल में उन सब के लिए भी नफरत के जज्बात थे, और वो इन्हीं में से किसी को ज़िबा कर देना चाहता था ताकि इस तरह उसे दौलत हासिल हो जाए। न जाने कब तक वो इसी तरह चलता रहा, और फिर उसके सामने रेलवे स्टेशन आ गया। थोड़ी ही देर के बाद एक ट्रेन वहां आकर रुकी और उसका एक कंपार्टमेंट उसके सामने आ गया। कांति ने कुछ ना सोचा और थोड़ी ही देर के बाद वो उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था। ट्रेन यहाँ थोड़ी देर रुकी और उसके बाद आगे चल दी। कांति के जहन में भनूर पड़ रहे थे और वो मुसलसल सोचों में मसरूफ था। डब्बे में मौजूद लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तब ही एक मुअज्जज से बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटे? कांति को इस गैर मुतवक्का मुदाखलत पर झंझलाहट सी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने फौरन ही खुद को संभाल कर कहा, नौकरी की तलाश में। कहाँ? जहाँ नौकरी मिल जाए। अरे वाह, जिंदगी में पहली बार घर से निकले हो? हाँ, तो फिर ये तो सोचा होगा कि आखिर किसी न किसी शहर में जाकर ही नौकरी तलाश करना पड़ेगी। शहरों के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। कमाल है भाई, हमने ऐसे बांके जियाले नहीं देखे जो बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल पड़ते हों। अच्छा मियाँ, ये तो बताओ, टिकट लिया है तुमने या नहीं? टिकट? कांति चौंक पड़ा। हाँ, रेल में बैठने के लिए बेटे टिकट भी लेना पड़ता है। वो मैंने नहीं लिया। अब टिकट चेकर आएगा, तुम्हें गर्दन से पकड़ेगा, नीचे उतारेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। पुलिस तुम्हें हवालात ले जाएगी और हवालात में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। बुजुर्ग सूरत ने किसी कदर तमस्कराना अंदाज में कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। बेहतर है ना हंसे, ये आप ही के हक में अच्छा होगा। बड़े तेज मजाज मालूम होते हो। खैर भाई, हम भला किसी की क्या मदद कर सकते हैं। अलबत्ता हम तुम्हें बेटे कहकर मुखातब कर रहे हैं। तुम्हारा टिकट हम ले लेंगे, इसकी तुम फिक्र ना करना। नहीं, मैं खुद टिकट चेकर से बात कर लूंगा। बेटे, ये लोग बात नहीं करते, क्या समझे? कांति ने कोई जवाब नहीं दिया। सफर जारी रहा। फिर काफी घंटों के बाद टिकट चेकर आया
कांति की तरफ बढ़ने से पहले ही उन बुजुर्ग ने कांति का एक टिकट खरीद लिया। कांति को इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, अलबत्ता खामोशी से इशारा कर दिया था कि यह टिकट उस नौजवान का है। पता नहीं उस बुजुर्ग बेचारे के दिल में क्या हमदर्दी आई थी कि उन्होंने कांति का यह टिकट खरीद लिया था। सफर सारी रात जारी रहा और दूसरी सुबह वो उस बड़े से स्टेशन पर पहुंच गए जहां ट्रेन का आखिरी स्टेशन था। बुजुर्ग ने उस दौरान कांति से कोई बात नहीं की थी, अलबत्ता वो कहने लगे, अब यहाँ उतर जाओ तो अच्छा होगा। कांति चौंक पड़ा और फिर बोला, क्यों, यहाँ क्यों उतर जाऊं? इसलिए कि सारे मुसाफिर यहीं उतर जाएंगे। ओहो, ये आखिरी स्टेशन है, बिल्कुल आखिरी। और सुनो, मेरा पता लिख लो, अगर कहीं नौकरी मिल जाए तो भूल कर भी मेरी तरफ रुख ना करना। अगर ना मिले बेटा तो रोटी पानी के काबिल हूँ, वो मेरे पास आकर खा लेना, रख लो। और ये थोड़े से पैसे थे। बुजुर्ग के दिल में ना जाने कांति के लिए क्या मोहब्बत उभर आई थी कि उन्होंने थोड़ी सी रकम भी कांति को दे दी। कांति के दिल में अब ये एहसास उभरा था कि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन कांति ने उसके साथ अभी तक ढंग से एक बात भी ना की थी। बुजुर्ग नीचे उतरकर भीड़ में गुम हो गए। कांति रेलवे स्टेशन पर खड़ा उस अजीम शान शहर को देखता रहा जिसका तस्वर उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। फिर वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आया और सड़कों पर पैदल चलता रहा। दोनों तरफ उठी हुई इमारतें उसे दबाने के लिए दौड़ी जा रही थी। बहुत ज्यादा ट्रैफिक कांति ने कभी नहीं देखा था। यहाँ तो उसे जिंदगी भी खतरे में नजर आ रही थी। ताहम उसने इन तमाम मामला से निपटने का फैसला कर लिया। वो इस बड़े शहर के हालात समझने की कोशिश कर रहा था। थोड़े बहुत पैसे उन बुजुर्ग के दिए हुए उसके पास थे। रात को सोने के लिए उसने एक जगह मुंतखब की जहां और भी बहुत से लोग रात को बसेरा करने के लिए मौजूद थे। कांति के लिए गो ये मंजर नया था, लेकिन उसने सूरत हाल को समझ लिया था। ये वो बेखानमा लोग थे जिनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी। कांति ने अपने लिए एक जगह मुंतखब की और खुद भी वहीं हाथ का तकिया बनाकर लेट गया। खाया पिया कुछ नहीं था और भूख लग रही थी, लेकिन वो अपने सब्र को आजमाना चाहता था ताकि उसकी झंझलाहटें जिंदा रहें और वो इस दुनिया से अपना हिस्सा छीन सके। आधी रात से ज्यादा गुजर गई। चारों तरफ हू का आलम तारी था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी और कांति अपने माजी पर गौर कर रहा था। उसकी निगाहें आसमान पर टमटमाते सितारों पर जमी हुई थी और वह सोच रहा था कि बहरतौर तकदीर के इस फैसले को वो कभी तस्लीम नहीं करेगा कि जिंदगी कसम परसी की हालत में गुजरे। और फिर दूसरी सुबह सूरज की किरणों ने ही उसे जगाया था। हालांकि नींद पूरी होने का तस्वर भी नहीं कर सका था। दूसरे लोग भी उठ उठकर अपनी जिम्मेदारियों के लिए चल पड़े थे। सिर्फ एक आदमी अभी तक फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। वो कांति के देखते ही देखते उठ गया। उसने एक निगाह कांति पर डाली और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, नए हो? नहीं, बहुत पुराना हूँ, कांति ने तलख लहजे में कहा। इस फुटपाथ पर पहली बार नजर आ रहे हो। यहाँ का हर फुटपाथ मेरा है। ओहो, बदमाशी करने आए हो, भत्ता वसूल करोगे? मैं तुम लोगों से क्या वसूल करूंगा? तुम तो खुद भी सब कुछ अपनी जिंदगी को दे चुके हो, कांति ने तलख लहजे में कहा और उठकर वहां से आगे बढ़ गया। शहर की दुनिया एक बार फिर उसके सामने थी। एक छोटे से रेड़े के पास जाकर वो खड़ा हो गया जहां सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा था। हलवा पूड़ी, तरकारी। कांति ने उसकी कीमत पूछी और फिर अपने लिए 4 पूड़ियां और थोड़ा सा दूसरा सामान हासिल कर लिया। पेट पूजा करने के बाद उसने मुंह साफ किया और पानी का एक गिलास पीकर फिर चल पड़ा। उसे इस बात से गर्द नहीं थी कि नाश्ता तैयार करने वाला कौन था और नाश्ता क्या था। पेट की आग बुझनी चाहिए थी, लेकिन दिल की आग बुझने में अभी बहुत वक्त लग सकता था। पूरा दिन वो मुख्तलिफ इलाकों में फिरता रहा। घर देखे, मकानात देखे, होटल देखे, रिहायशी जिंदगी देखी और दिल ही दिल में सोचा कि उसका ठिकाना फुटपाथ पर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये फुटपाथ तो उन लोगों के लिए होते हैं जो जिंदगी से हार मान चुके होते हैं। मैंने तो अभी जिंदगी से जंग शुरू की है। मेरा और जिंदगी का अभी आगाज हुआ है। अब उससे मैं मुकाबला होना चाहिए। जो भी जीत जाए, दुनिया जीत जाए या मैं इस दुनिया से हार नहीं मानूंगा, किसी कीमत पर नहीं मानूंगा। और इस तरह शाम के हंगामे शुरू हो गए थे। पेट भरने के लिए फिर जरूरत पेश आई। दोपहर को तो उसने खाना वगैरह गोल कर दिया था, लेकिन शाम को फिर एक जगह बैठकर उसने थोड़ा बहुत खाया पिया और इस तरह पेट भर लिया। लेकिन अब उसके पास बहुत कम रकम रह गई थी। बुजुर्ग ने उसे जो कुछ दिया था वो 2-4 दिन चल सकता था, लेकिन इस 2-4 दिन से पहले ही कुछ न कुछ कर लेना चाहिए था।
लेकिन क्या, उसने दिल ही दिल में सोचा। इस वक्त वो एक रिहायशी इलाके से गुजर रहा था। एक खूबसूरत मकान के सामने उसने एक बोर्ड देखा, पीके वर्मा। वर्मा जी, तुम्हारे घर में कुछ है मेरे लिए? उसने दिल ही दिल में सोचा और चंद लम्हात इधर उधर देखता रहा और फिर वहां से आगे बढ़ गया। एक भरे पूरे बाजार में मैंने सादो सामान बिकता हुआ देखा था। यहाँ सबज तरकारी वगैरह काटने की छुड़ियां भी थी, और छुड़ियां ऐसी भी थी जो सिर्फ सब्जी तरकारी काटने के काम नहीं आ सकती थी, बल्कि उनका मुसर्रफ कुछ और भी हो सकता था। उसने एक बहुत ही उम्दा किस्म का चाकू वहां से खरीदा, जो उसे खासा महंगा मिला था, लेकिन उस चाकू की कीमत अगर वो कामयाबी से हमकिनार हो जाए तो कुछ भी नहीं थी। हाँ, उसके बाद ये जरूर था कि उस पास खाने के लिए सिर्फ एक दिन के पैसे रह गए थे, वो भी शायद सुबह के नाश्ते के बाद खत्म हो जाएं। अगर वो कामयाब ना हुआ तो इसका मकसद है कि कल का दिन फाके में गुजर जाएगा, लेकिन कामयाब होना है, हर कीमत पर कामयाब होना है। चाकू को अपने लिबास में छुपाने के बाद उसने एक बार फिर वर्मा जी के बंगले का चक्कर लगाया, ये अंदाजा करने के लिए कि बंगले के आसपास कितनी आबादी है और उसे अंदर दाखिल होने के लिए कौन सी जगह दरकार होगी। इसके अलावा और कोई भी फैसला तो नहीं कर सकता था कि उसे दौलत हासिल करने के लिए बंगले में दाखिल होकर कोशिश करनी चाहिए। और फिर वो रात होने का इंतजार करने लगा। उसी फुटपाथ का रास्ता भी भूल चुका था जिस पर उसने रात गुजारी थी, लेकिन वर्मा जी के बंगले का रास्ता उसे याद था और वो वैसे भी यहाँ से दूर नहीं गया था। रात आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर तय करती रही और इस वक्त तकरीबन 12:30 बजे का एक वक्त होगा जब उसने वर्मा जी के बंगले की जानब रुख किया। वर्मा जी के बंगले के सामने से गुजरते हुए उसने अंदर बंगले पर निगाह डाली। बरामदे में एक मध्यम सा बल्ब रोशन था। गेट पर चौकीदार नजर आ रहा था। वो गेट के सामने से गुजरता हुआ दूर तक चला गया। दिल ही दिल में उसने सोचा, वाह वर्मा जी, ऐश हो रहे हैं, चौकीदार तक रखा हुआ है, चलो अच्छी बात है, कम से कम एक ऐसी जगह सामने आई जहां कुछ काम बन सकता है। उसने दिल ही दिल में सोचा और फिर घूमकर बंगले के अकब में पहुंच गया। यहाँ भी बंगलों की कतारें थी, लेकिन दरमियान में एक चौड़ी सी सड़क नजर आ रही थी। इस तरफ ज्यादा चहल पहल नहीं थी, बस दूसरी जानब के मकानों के अकबी हिस्से रोशन थे और किसी बंगले से बातों की आवाजें उबर रही थी। वर्मा जी के बंगले के अकबी हिस्से में पहुंचकर उसने इधर उधर देखा और दीवार बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। उसने अपने वर्दशी जिस्म को तोला, एक लंबी छलांग लगाई और बंगले की अकबी दीवार पकड़कर आन की आन में दूसरी जानब कूद गया। दूसरी जानब कैयारियां बनी हुई थी और वह सीधा कैयारियों में गिरा। नन्हे नन्हे दरख्तों के पौधे उसके जिस्म को जख्मी करने में नाकाम रहे थे। हाँ, पौधों के निचले हिस्से में कीचड़ जरूर थी जो उसके जूतों में लग गई, लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी। दूसरे ही लम्हे वो क्यारी से बाहर निकल आया। बंगले के अकबी हिस्से को खूबसूरत घास और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। सामने ही दरवाजे नजर आ रहे थे जिनके शीशे रोशन थे। वो रोशनी रंगीन और मध्यम थी, लेकिन बहरतौर उसकी हल्की हल्की जहलक बाहर तक पहुंच रही थी। काउंटी ने अपने जूते रगड़ रगड़ कर साफ किए और फिर पूरी तरह मट्टी छुड़ाने के बाद वहां से आगे बढ़ गया। जूते के ये निशान उसके लिए नुकसानदा हो सकते थे, लेकिन अगर काम बन गया तो फिर इन जूतों की जरूरत ही क्या है, उन्हें तो तब्दील भी किया जा सकता है। उसे अंदर दाखिल होने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश थी और ये मुनासिब जगह उसे एक राहदारी से घूमने के बाद नजर आ गई। राहदारी में दरवाजा नहीं था, इसलिए वो बाआसानी उसे अंदरूनी कमरों तक ले गई थी। तकरीबन तमाम ही कमरे तारीक पड़े हुए थे। राहदारी के खुले हुए गोशे से वो सर्वेंट क्वार्टर देख सकता था जो बंगले के दूसरे हिस्से में बने हुए थे, लेकिन उनका फासला बहुत ज्यादा नहीं था। अगर बंगले से आवाज लगाई जाती तो सर्वेंट क्वार्टर में बाआसानी सुनी जा सकती थी। कांति कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां उसे किसी के मिल जाने के अमकानात हों, और उसके लिए उसे सामने से घूमकर बंगले के बैरूनी हिस्से में आना पड़ा था। लेकिन दरमियान में बरामदा था और कांति अब अंदरूनी हिस्से में था। तब उसका मकसद पूरा हो गया। उसे एक कमरे के दरवाजे से नीली मध्यम रोशनी झलकती हुई नजर आई। दिल ही दिल में उसने सोचा कि घर का मालिक ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा होगा। वर्मा साहब, अब आपसे मुलाकात हो जानी चाहिए। ख्वाबगाह के दरवाजे के सामने पहुंचकर वो रुक गया। जाहिर है ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए, दरवाजा खोलने की कोशिश या फिर दस्तक देकर दरवाजा खुलवाया जाए। एक लम्हे में उसने सूरत हाल का अंदाजा लगाया। मुलाजमीन क्वार्टरों में मौजूद होंगे। उस कमरे में जो कोई भी है दस्तक सुनकर दरवाजा जरूर खोल देगा और उसका जहन यही सोचेगा कि शायद कोई मुलाजिम वगैरह
किसी काम से वहां पहुंचा है। वैसे भी इतनी रात ज्यादा नहीं हुई थी कि किसी के आने के अमकानात ही खत्म हो जाएं। चुनाचा उसने मदम मदम आवाज में दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से आती फौरन ही किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कांति संभल कर खड़ा हो गया। उसने अपने लिबास में रखा हुआ चाकू निकालकर हाथ में ले लिया और उसकी चुस्तो चलाक निगाहें दरवाजे खोलने वाले का इंतजार कर रही थीं। दरवाजा खुला और पसे मंदिर की नीली रोशनी में एक अप्सरा उसकी निगाहों के सामने आ गई। बहुत ही बुलंदो बाला, कद्दो कामक, उसी की मुनासबत से भरा भरा जिस्म, लंबे लंबे बाल बेतरतीबी से शानों पर बिखरे हुए, किताबी चेहरा, बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें, होंठों पर दिन के मेकअप के निशान, जिस्म पर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की नाइटी। उसकी होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन शायद अपने सामने वो चेहरा ना देखकर जिसके लिए ये मुस्कुराहट होंठों पर आई थी, उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। उसने मुतहैराना निगाहों से कांति को देखा। कांति के लिए अब इंतजार करना हमाकत के अलावा और कुछ नहीं था। उसने अपने शाने से औरत को एक जोरदार धक्का दिया। ये धक्का इतनी ताकत से दिया गया कि अगर कोई आम औरत होती तो न जाने कितनी दूर जाकर गिरी होती, मगर वो सिर्फ चंद कदम के पीछे हट गई थी और उसके बाद उसने खुद को संभाल लिया। कांति ने पलटकर फुर्ती से दरवाजा बंद किया और फिर हाथ में दबा हुआ चाकू लहराया, लेकिन औरत खौफजदा ना हुई। वो अजीब सी नजरों से कांति को देखने लगी और फिर वह वापस पलटी और मसहरी पर जा बैठी। उसने आहिस्ता से कहा, चोर हो? डाकू, कांति ने जवाब दिया। एक ही बात है, वो मुस्कुराकर बोली। कांति ने कोई जवाब ना दिया। ना जाने क्यों वो नर्वस हो गया था। क्या चाहते हो? दौलत कितनी दरकार है? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो वरना टुकड़े कर दूंगा, कांति ने खौफनाक लहजा बनाकर कहा और वो हंस पड़ी। टुकड़े करने का शौक है तुम्हें? क्या मतलब? मैंने तुम्हें किसी काम से रोका है? वो बोली। कांति की नजरें इधर उधर भटकने लगी। फिर उसकी नजरें सेफ पर जा टिकी जो एक गोशे में मौजूद था। इसकी चाबियां कहाँ है? मेरे गिरेबान में। उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया। लाओ, कांति को डाया। ये जुल्म है डियर, यानी तुम मुझे लूट भी रहे हो और मैं तुम्हें अपने हाथों से अपने सेफ की चाबियां भी दूं। तुम यूं करो, मेरे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ो और चाबियां निकाल लो। इसकी बजाय मैं तुम्हें जिंदगी के इस बोझ से आजाद ही क्यों ना कर दूं, कांति ने गुराते हुए लहजे में कहा और वह गर्दन झटकने लगी। अजीब बदजौक आदमी हो, इतनी खूबसूरत औरत दावत दी है, लेकिन वाकई यही लगता है कि तुमने जिंदगी में चोरी के अलावा और कुछ नहीं किया। ये लोचा चाबियां, उसने कहा और 3 चाबियों का एक छोटा सा गुच्छा निकाल कर कांति की तरफ उछाल दिया। उस औरत ने अपनी अजीबोगरीब हरकतों से कांति को वाकई मरूब कर दिया था। वो जरा बराबर खौफजदा नजर नहीं आई और जो बातें कर रही थी वो कांति के समझ से बाहर थी। चाबियां लेकर वो सेफ की जानब बढ़ा और फिर उसने सेफ के ताले में एक एक करके चाबियां घुमानी शुरू कर दी, लेकिन तीनों में से एक भी चाबी सेफ में नहीं लगी थी। कांति की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। तू मुझे धोखा दे रही है। नहीं, बल्कि तुम अनाड़ी चोर मालूम होते हो। इससे पहले कितने डाके डाल चुके हो, उसने तंजिया अंदाज में कहा। मतलब ये कि ये चाबी इसी सेफ की हैं। अब तुमसे एक सेफ का ताला नहीं खुल सकता, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे एक सच्ची बात बताऊं, तुम सूरत से मुझे चोर नजर नहीं आते। बकवास मत करो। अगर तुम वक्त जाया कर रही हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। कम से कम तुम अपनी जिंदगी से जरूर हाथ धो बैठोगी। बार बार एक ही धमकी, बिल्कुल ही गधे हो। लाओ, चाबियां मुझे दो। वो उठकर कांति के करीब पहुंच गई और कांति ने चाबियां उसके हवाले कर दी। औरत ने एक चाबी सेफ में लगाई और क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। तब उसने सेफ का दरवाजा खोलकर पीछे हटते हुए कहा, जनाब डाकू साहब, ये रकम मौजूद है, सोने के जेवरात भी हैं। अब अगर आप हुक्म दें तो मैं इन्हें किसी थैले में भरकर आपके हवाले कर दूं। आपसे तो शायद ये काम भी ना हो सके। वो कांति के बिल्कुल करीब खड़ी हुई थी और कांति उसकी बातों में गुम हो गया था। ताहम खुले हुए सेफ से उसे सोने के जेवरात और नोटों की गुड़ियां नजर आ रही थीं। औरत का कहना दुरुस्त ही था, उन चीजों को रखने के लिए भी कोई चीज चाहिए थी। कांति ने उसे देखा और वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, इसका भी इंतजाम करती हूँ, 1 मिनट रुको। वो कांति के चाकू की परवाह किए बगैर एक सिमत बढ़ गई और फिर उसने प्लास्टिक का एक बड़ा सा बैग निकाला और उसे लिए हुए कांति के सामने पहुंच गई। हुक्म फरमाएं तो ये बैग खोल कर खड़ी हो जाऊंगी। भला ये मामूली काम क्या करेंगी?
कांति शिद्दते हैरत से दीवाना हुआ जा रहा था। या तो ये औरत पागल थी या खुद उसका दिमाग फिर गया था। उसने बैग औरत के हाथ से ले लिया और सेफ की जाना मतवजा हुआ। औरत ने उसके चंद फुट के फासले पर खड़ी हुई थी। कांति सेब में हुई गुड्डियां और जेवरात को देखकर अध खुद रफ्ता हो गया था और एक लम्हे के लिए औरत से भी गाफिल भी। उसे गुमान भी न था कि इन तमाम तावन के बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है जो उसके लिए नुकसानदा हो। उसके हवास तो उस वक्त जागे जब उसके सर की पुष्ट पर कोई भारी शय कुव्वत से पड़ी और उसका सर सेब से जा टकराया। साथ ही किसी ने उसे गिरेबान से पकड़कर जोर से धक्का दिया। सर की दरब ने तो एक ही लम्हे के लिए होशो हवास दुरुस्त ही किए थे कि धक्के ने उसे पूरी कुव्वत से दीवार से टकराया और कांति के दोनों हाथ फिजा में फैल गए। वो दीवार से टिका टिका नीचे ढलक आया और चंद लम्हात के अंदर ही अंदर बेहोश हो गया। इस बेहोशी के दौरान जो कार्रवाई हुई उसका इल्म कांति को कतई नहीं था। वो न जाने कितनी देर के बाद होश में आया था और होश में आया तो उसे अपने अजाब फटते हुए महसूस हुए। कलाइयां बुरी तरह किसी बंदिश में जकड़ी हुई थी। दोनों पांव के हल्के भी रस्सियों से कसे हुए थे। उसे इतनी सख्ती से बांधा गया था कि वह अपने बदन को जुम्बश भी न दे सके। रफ्ता रफ्ता हवास मुकम्मल तौर पर जाग गए और कांति को उस नाजुक सूरत हाल का एहसास हुआ। उसके अकबी हिस्से की चोट शिद्दत से दुख रही थी। उसकी हलक से सिसकारियां से निकल गईं और उसने अपने बदन को जुम्बश दी, लेकिन हाथ और पांव बंधे कटते हुए महसूस हुए थे, जिनकी वजह से वह फौरन ही रुक गया। जागते हुए हवास ने उसे एहसास दिलाया कि औरत के हाथों वो बुरी तरह मार खा गया है। उस चालाक औरत ने उसे नफ्सियाती हरबों के इस्तेमाल के बाद बाआसानी ज़हर कर लिया था। कांति को हंसी आ गई। वाह बेटा कांति, जिंदगी में पहली बार काम करने निकले और नाकाम रहे। जो दौलत निगाहों के सामने आ गई थी, अगर उसके हसूल के लिए होशियारी से काम किया होता तो बहुत सी मुश्किलात का हल मिल जाता, लेकिन शायद तुम्हारी तकदीर में ये सब कुछ नहीं है। उसके बाद कांति ने अपने तराफ में निगाहें दौड़ाई। लकड़ी का एक तख्ता था जो फर्श पर बिछा हुआ था और वो उस तख्ते पर पड़ा हुआ था। गर्दन उठाकर पैरों और हाथों की बंदिशों को देखा। नायलॉन की रस्सियों के तेज छोटे छोटे टुकड़े काटकर उन्हें मजबूती से कांति के बदन को बांध दिया गया था और उसके हाथ पांव तने हुए थे। न जाने कितनी देर गुजर गई, क्योंकि रोशनदान से सूरज की रोशनी झांक रही थी। इसका मकसद था कि दिन निकल चुका है। कांति अंदाजा लगाने लगा कि उसे बेहोश हुए हुए कितनी देर गुजर गई। फिर वक्त आगे बढ़ता रहा। जिस कमरे में वो कैद था वहां फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। फर्श पर बस ये तख्ता पड़ा हुआ था। छत के करीब एक रोशनदान था और एक मजबूत दरवाजा जो यकीनी तौर पर बाहर से बंद होगा। कांति गहरी गहरी सांसें लेकर सोचने लगा कि वो डाका डालने के लिए एक इमारत में दाखिल हुआ था और वहां उसे इस तरह गिरफ्तार कर लिया गया। यकीनन मालिक मकान ने उसके सिलसिले में पुलिस से रजू किया होगा, लेकिन ये बात खुद उसे अपने हलक से उतरती हुई ना महसूस हुई। अगर मालिक मकान ने उसे बेहोश करके पुलिस के हवाले कर दिया होता तो वो पुलिस लाकअप में होता और ये जगह कम से कम पुलिस लाकअप नहीं थी। क्या फिर उसे घर ही में कैद कर दिया गया है? मगर वो चालाक औरत, वो किस महारत से उसने मुझे शिकस्त दे दी, वरना उसके लिए सब कुछ आसान ना होता। कांति का चाकू भी अब उसके पास नहीं रहा था, लेकिन चाकू पर उसके हाथों के निशानात थे और फिर उनकी जरूरत भी नहीं थी। जाहिर है कि वो इस मकान में दाखिल हुआ था जो उसका अपना नहीं था। दिन के तकरीबन 10:30 बजे का वक्त होगा जब दो आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक जरा मस्करी सी शक्ल का मालिक था और दूसरा एक मुलाजिम किस्म का आदमी जो उस शख्स के सामने मुअद्दब नजर आ रहा था। जी साहब, अब क्या करूं? हाथ पांव खोल दो इसके, मालिक किस्म के आदमी ने कहा और मुलाजिम कांति के हाथों हाथ पांव खोलने लगा। दूसरे आदमी ने पिस्तौल निकाल लिया जिसका रुख कांति की जानब था। कांति अपने हाथों और पैरों के हल्के मसलने लगा जिन पर गहरे निशानात पड़े हुए थे और ये निशानात अब सुर्ख हो गए थे। सुनो दोस्त, तुमने कोई भी हरकत की तो पिस्तौल की एक गोली तुम्हारी पेशानी में उतर जाएगी और कोई भी ये नहीं जान सकेगा कि तुमने अपनी जिंदगी का आखिरी डाका कहाँ मारा था और किस तरह उसमें नाकाम रहे थे। कांति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शख्स थोड़ी देर इंतजार करता रहा और फिर बोला, अगर होशो हवास दुरुस्त हो चुके हों और हाथों और पैरों के खून की रवानी बेहतर हो गई हो तो उठने की कोशिश करो। तुम्हें मेरे साथ चलना है। कांति ने खूनी निगाहों से उसे देखा। जी चाह रहा था कि सब कुछ भूलकर उससे लिपट पड़े, खुद मर जाए या उसे मार दे, लेकिन ये सब कुछ बेकार था। उसमें दानिशमंदी का कोई पहलू नहीं झलकता था। चुनाचा उसने खुद को संभाल लिया। कहाँ जाना है? उसने सवाल किया। जहन्नम में।
तुम वहीं से आए हो? कांति ने सवाल किया। उठने में कितनी देर लगाओगे? मस्करे से शक्ल वाला गुर्राया। साथ ही उसने पिस्तौल को जुम्बश दी। कांति इकरार के साथ उठ गया और वह शख्स उसे पिस्तौल के निशाने पर लिए हुए बाहर निकल आया। इमारत वही थी जिसमें वो दाखिल हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो एक कमरे में दाखिल हुआ जहां उम्दा फर्नीचर पड़ा हुआ था और वहां वही औरत बैठी हुई थी। मैंने चालाकी से कांति को बेहोश किया था। वो एक कीमती लिबास में मलबूस थी। हेलो, वो मुस्कुराई और कांति खूनी नजरों से उसे देखने लगा। बहुत नाराज लगता है। इस बार उसने मस्करी शक्ल वाले को मुखातब किया। मजाज दुरुस्त कर दूं? उस शख्स ने कांति को घूरते हुए कहा। अरे नहीं, ये गुस्सा आर्जी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। औरत बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली और फिर उसने कांति से कहा, हेलो डाकू साहब, बैठ जाइए। कांति ने कोई जवाब नहीं दिया तो औरत ने सख्त लहजे में कहा, बैठ जाओ। कांति बेपरवाही से बैठ गया। तो तुम डाकू हो? अब तो तुम्हारा कैदी हूं, कांति ने कहा। तुमने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। किस बात का? मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, अब कर सकती हो, कांति बोला। पहले कभी पुलिस के हाथ लगे हो? औरत का लहजा तंजिया था। इससे पहले तुम जैसी किसी शातिर औरत से वास्ता नहीं पड़ा, कांति ने जवाब दिया और औरत कहका मारकर हंस पड़ी। देर तक हंसती रही। फिर उसने पिस्तौल वाले से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ये डाकू नहीं है। पहले भी इसकी बातों से ऐसी ही मासूमियत टपक रही थी। जवाब सुन लिया तुमने? ये साहब हमारे घर डाका मारने आए थे और ये हमारा फर्ज था कि इन्हें किसी मदाखलत के बगैर इनका काम करने दिया जाता। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो इस बात पर नाराज हैं कि हम लोग इतने शातिर क्यों निकले। वो देर तक हंसती रही और फिर कांति से बोली, नाम क्या तुम्हारा माय डियर मिस्टर डाकू? कांति अब भी खामोश रहा था। औरत ने कहा, बहरहाल अब तुम्हें गुस्सा है इस बात का कि हमने तुम्हें डाका क्यों नहीं डालने दिया, लेकिन बेहतर यह है कि तुम इस बात पर गौर करो, हमने तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। वाकई तुम डाकू होते माय डियर मिस्टर डाकू, तो हम जरा बराबर तुम्हारे साथ रियायत ना करते और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता। लेकिन तुम डाका डालने आए थे एक ऐसे बाजारी के जरिए जो तेज धार भी नहीं रखता था और फिर तुम इसे खोलना भी नहीं आया। नहीं मेरी जान, तुम किसी कीमत पर डाकू नहीं हो सकते। कोई ऐसे परेशान हाल इंसान हो जिसकी मजबूरी की वजह से ये काम करने पर मजबूर हो गया। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ, हमसे दोस्ती कर लो, तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। कांति सर्द निगाहों से उसे देखता रहा। चंद लम्हात के बाद औरत बोली, मेरा ख्याल है पहले मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करूं। नहीं, मुझ पर यह एहसान करने की जरूरत नहीं है। देखो, जिद मत करो, थोड़े अरसे में मेरे साथ मुझे अपने मसाइल के बारे में बताओ। अगर मैं तुम्हारी किसी भी तौर पर कार आमद साबित हुई तो फिर मुझसे तावन करना। तुम्हारी मर्जी, जो दिल चाहे करते रहना। कांति सोचते हुए रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अगर इसी बेजारी का मुजाहरा करता रहा और फायदा कुछ हासिल नहीं होगा, मुमकिन है औरत वाकई उसे पुलिस के हवाले कर दे, और उसमें भी कोई भरोसा नहीं था। उसने कांति पर मेहरबानी की थी, रवैया बदलना भी जरूरी था। चुनाचे चंद लम्हात के बाद उसने कहा, मुझे वाकई अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई। गुड, वेरी गुड, ये होता है अपनी मफाहमत और दोस्ती का अंदाज। कोई बात नहीं, हम इन तमाम बातों को भूल जाएंगे, लेकिन हमारी दोस्ती मजबूत बुनियादों पर होनी चाहिए। मैं ये सवाल कर सकता हूँ, तुमने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? पहले मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम कांति प्रसाद है। गुड, मुझे पीके वर्मा कहते हैं। कांति बुरी तरह चौंक पड़ा। वो तो समझा था कि पीके वर्मा साहब शायद कोई शख्सियत के बिजनेसमैन होंगे। हर खातून पीके वर्मा है। औरत ने उसकी आंखों में हैरानी पढ़ ली और मुस्कुराकर बोली, पीके वर्मा से मुराद पद्मा कुमारी है। वर्मा मेरी पिताजी का नाम था। ओह, कांति ने गहरी सांस ली। अब मैं तुमसे चंद सवालात करना चाहती हूँ डियर कांति। बिल्कुल सच जवाब दो ताकि हमारी दोस्ती आगे बढ़ सके। कांति ने गर्दन हिला दी। क्या ये तुम्हारी जिंदगी का पहला डाका था? हाँ। वजह? वही जो तुमने सोची, यानी बेरोजगारी और परेशानी हाली। हाँ। तुम्हें डाका डालने का ख्याल ही कैसे आया? इसलिए कि कोई नौकरी आज तक नहीं मिल सकी, यही काम ज्यादा आसान है। और ये चाकू, ये मैंने बाजार से खरीदा था। कंवारा है ना? औरत ने पूछा और कांति उसे देखने लगा। औरत से फिर बोली, मेरा मतलब है अभी किसी पर इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं। इस्तेमाल करना जानते हो? औरत ने पूछा और कांति खामोश हो गया। औरत फिर बोली, खैर कोई बात नहीं। दरअसल मिस्टर कांति, हर काम में थोड़ी सी महारत हासिल करना जरूरी होता है।
फौरन ही हर काम भी नहीं किया जा सकता। अगर हमारा साथ दो तो हम तुम्हें इस काम में भी बाहर कर सकते हैं। मैं समझा नहीं। कांति चौंक पड़ा। इतनी जल्दी सारी बातें समझने की जरूरत भी नहीं है। ये बताओ रहते कहाँ हो? अब तो फुटपाथ पर भी नहीं रहता, कांति ने जवाब दिया। क्या मतलब? पहले फुटपाथ पर रहते थे? हाँ, चंद रातें फुटपाथ पर सोया हूँ। कहीं और से आए हो? हाँ। कहाँ से? बजनूर से। घर वाले होंगे? हैं। तुम नौकरी की तलाश में यहाँ आए थे? हाँ। खैर, फिक्र करने की बात नहीं, तुम सही जगह पहुंच गए हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगी। कांति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो मसलत के तहत उस औरत से तावन करने पर मजबूर था और दिल ही दिल में उसने फैसला किया था कि जो ही मौका मिला यहाँ से निकल जाएगा। औरत ने मस्करी सी शक्ल वाले आदमी से कहा, तुम जाओ और कांति के लिए खाने वगैरह का बंदोबस्त करो। अब ये चोर है ना डाकू, बल्कि हमारा एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। हाँ, बस इतना जरूर सोचता होगा डेढ़ कांति कि तुम्हें अभी आजादी नहीं दी जा सकती। तुम कच्चे जहन के मालिक हो और बाहर जाकर नुकसान भी उठा सकते हो। जाओ, तुम खड़े क्यों हो? खाने का बंदोबस्त करो। औरत ने फिर उसी शख्स से कहा और वो बाहर निकल गया। मुलाजिम किस्म का आदमी पहले ही बाहर रह गया था। अब कमरे में कांति और औरत के सिवा और कोई नहीं था। उसने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना कांति, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल कर दूंगी। कांति खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद उसे खाने की दावत दी गई। वाकई शिद्दत से भूख लग रही थी, चुनाचा उसने उसमें तकल्लुफ ना किया। औरत उसे लिए हुए दूसरे कमरे में आ गई। कांति ने मेज पर बेशुमार अशिया के ढेर देखे और सब कुछ भूलकर खाने में मसरूफ हो गया। इंतहाई लजीज खाना था। औरत थोड़े फासले पर एक कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी और मस्करी शख्स वाला आदमी इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। कांति ने अच्छी तरह पेट भरने के बाद पानी पिया और उसे अपने जहन में सन्नाटे से महसूस होने लगे। गालबर बहुत देर तक भूखा रहने के बाद खुराक ने असर दिखाना शुरू कर दिया था, मगर ये असर कुछ ज्यादा ही पुर असर था, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद उसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता ढलक कर मेज पर आ टिकी। औरत मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रही थी। अब कांति अब होशो हवास से फिर बेगाना हो चुका था। तब औरत ने दीवार में लगी हुई घंटी बजाई और वही शख्स अंदर आ गया।